सौतेली माँ के आते ही मेरे बाप का व्यवहार। भाग 1। वो डरी सहमी अपनी माँ के पीछे छुपी हुई थी और मैं उसे बहुत गुस्सैली नज़रों से देख रहा था। मुझे उस लड़की से भी नफ़रत थी और उसकी माँ से भी, जिसे मेरा बाप ब्याह कर लाया था। मैंने बड़ी नफ़रत से उसको देखा था। मेरी आंखों में गुस्से को देखकर वो फ़ौरन से अपनी माँ के पीछे छुप गई थी। मेरे पापा ने उसकी माँ से कहा कि ये कमरा खाली है, ये तुम अपनी बेटी को दे सकती हो। वो उस समय 10 साल की थी और मैं 16 साल का। मेरे लाख इनकार करने पर भी मेरा बाप दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी और उसकी भांजी को लेकर आया था। उस लड़की की माँ बचपन में मर गई थी जब वो 1 साल की थी, इसलिए उसकी माँ की बहन ने ही उसकी परवरिश की थी और वो उसे माँ कहकर ही पुकारती थी। मुझे उससे सख्त नफ़रत थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसे जान से ही मार डालूं और उसकी माँ को भी, जो मेरी माँ की जगह लेना चाहती थी। पर मैं सोच चुका था कभी भी उस औरत को अपनी माँ की जगह नहीं दूंगा। उसकी बेटी को यहाँ चैन से जीने नहीं दूंगा। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो लोग मेरे घर पर राज करेंगे। मेरे बाप ने जब मुझे यूं उस लड़की को गुस्से से घूरते हुए देखा तो कहने लगे, राज, पैर छुओ अपनी नई मम्मी के। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं छूऊंगा, आई हेट हर। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। पता नहीं वो औरत क्यों मेरे घर में आई थी। मैं अपने बेड पर बैठा गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे बस यही सोच रहा था, आज ये औरत मेरी माँ के कमरे पर कब्जा जमा चुकी है, कल को उसकी बेटी मेरे अधिकारों पर कब्जा जमा लेगी। इसलिए मैं सोच चुका था कि इन दोनों माँ बेटी को उनके औकात में रखूँगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा बाप एक रात उस औरत के साथ गुजार कर उस पर फिदा हो जाएगा। मैं अपने बाप की नज़र में दूसरी औरत की बेटी के मुकाबले में क्या हैसियत रखूँगा। सुबह उठते ही मैंने नाश्ते का शोर मचा दिया। मैंने अपने बाप के कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह से धड़धड़ा के रख दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस औरत को अपनी माँ के बेड पर लेटा देखकर मेरे तो जैसे आग लग गई थी। एक बेटी अपनी माँ की जगह दूसरी माँ को बर्दाश्त कर सकती होगी, लेकिन बेटा शायद नहीं कर सकता। मैं भी ऐसे ही भावनाओं से गुजर रहा था। उसके बिखरे बाल और बिखरा हुलिया देखकर पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ था। मैंने गुस्से से अपने बाप की तरफ देखा, जिसका चेहरा बड़ा पुरसुकून था। उनकी आंखों में नशा था। वो नींद का नशा था या ना जाने किस चीज़ का। वो मुझसे कहने लगे, क्या बात है, सुबह सुबह क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? मैंने कहा, भूख लगी है। आपने कहा था कि आप दूसरी शादी इसलिए कर रहे हैं कि घर में एक औरत का होना ज़रूरी है ताकि वो औरत खाना बना सके, नाश्ता बना सके। इसलिए मुझे भूख लगी है और मुझे नाश्ता करना है। आप उठाएं आंटी को और उनसे कहें कि मेरे लिए नाश्ता बनाएं। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। ये बात सुनकर मेरे बाप ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगे, तुम्हें नज़र नहीं आता? अभी रात को तो शादी हुई है हमारी। तुम्हें भूख लगी है तो तुम नाश्ता बना लो, छोटे बच्चे थोड़ा ना हो। या तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता? मैंने कहा, पापा, आपने यही बात कही थी मुझे। तो वो कहने लगे, अब चलो जाओ, अपना नाश्ता खुद बनाओ और स्कूल जाओ। ख़बरदार जो दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी तो। मेरा बाप तो पहली रात के बाद ही बदल गया था। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, मेरी माँ से भी ज़्यादा। जाहिर है मेरा बाप का पिघलना तो ज़रूरी ही था। मैं दिल बर्दाश्त हो गया था। जब से मेरी माँ की डेथ हुई थी मैं वैसे भी हर बात को बहुत महसूस करता था, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी और उनके मरने के बाद मैं चुप चुप सा रहने लगा था। जब मेरे पापा घर आते तब ही लगता था कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि वो बाकी का समय मेरे साथ गुजार देते थे। लेकिन इस बात को ज़्यादा समय भी नहीं गुजरा था कि जब मेरे बाप ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं घर पर अकेला होता हूँ, खाने पीने का प्रॉब्लम होती है। हालांकि एक बूढ़ी औरत काम वाली थी जो खाना भी बनाती थी और घर के कामकाज भी करती थी। मुझे कभी भी यह ख्वाहिश नहीं हुई कि मेरा बाप मेरी माँ की जगह किसी और को लेकर आए। मैंने तुरंत अपने बाप को इनकार कर दिया। वो कहने लगे, मैं शादी तो ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे ज़िंदगी का निज़ाम आगे चलाना है। मैंने कहा, पापा, आप जानते हैं ना सौतेली माँ कैसी होती है, कितना जुल्म और अत्याचार करती हैं। कहने लगे, हर सौतेली माँ ऐसी नहीं होती। तुमने अपने दिमाग में जो भी खन्नास भरा है इसे निकाल दो तो तुम्हें वो भी सगी ही लगेगी।
मेरे बार बार इनकार करने पर और भूख हड़ताल करने पर भी मेरे बाप को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और फिर शादी करके अपनी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी को घर ले आए थे। मैंने अपने बाप का व्यवहार देख लिया था और फिर मैं भी स्कूल चला गया। मैं उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। जब मैं स्कूल से वापस आया तो बहुत गुस्से में था। वह औरत अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। ये देखकर तो मुझे जैसे आग सी लग गई थी और उसे प्यार कर रही थी। जाहिर है वो उसकी अपनी थी। वो लड़की भी अपनी मासी की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं बेहद गुस्से में घर के अंदर एंटर हुआ और अपने कमरे में चला गया। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। बंगला तो नहीं था, लेकिन घर में हर फैसिलिटीज़ थी। यहाँ तक कि गेट पर चौकीदार भी था, छोटा सा लॉन भी था और घर भी डबल फ्लोर तक बना हुआ था। मेरा कमरा नीचे था, ऊपर का पोर्शन खाली था क्योंकि घर में मैं और पापा ही तो थे। फिर मेरा कोई भाई और बहन भी नहीं था। खैर, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और मुझे किसी ने पूछा तक भी नहीं कि खाना क्यों नहीं खाया। जाहिर है वो औरत मुझसे क्यों पूछती। वो मेरी कोई सगी माँ तो थी नहीं जिसे मेरा एहसास होता। फिर से मुझे अपनी माँ की याद सताने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जिसे मैंने बेदर्दी से हाथों से साफ किया। कपड़े चेंज करके मैं भूखा ही अपने बेड पर लेटा रहा। शाम हुई और फिर रात भी हो गई। रात को मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजे का नोब घूमा और मेरे पापा कमरे में आए। मुझे कहने लगे, राज, कमरे में क्यों बैठे हो? चलो बाहर आओ, आकर खाना खाओ। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। भूख लगेगी तो खुद बनाकर खा लूँगा। मेरा ये कहना था जब उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे, देखो, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी माँ। जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को स्वीकार कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मैंने कहा, वो आपकी पत्नी है, ये एक हकीकत है और इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ। लेकिन वो औरत मेरी माँ नहीं है, इस बात को आप स्वीकार कर लें। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूँगा। अपनी पत्नी से कहें कि वो बस आपका ख्याल रखा करें या अपनी बेटी का। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ पापा, कमरे से बाहर जाने से पहले दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दीजिएगा। मैं सोना चाहता हूँ। मैं जानता था मेरे बाप को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे भी अब उनकी कोई परवाह नहीं थी। रात को भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैंने सोचा मुझे कुछ खा लेना चाहिए। मैं उठा, किचन में फ्रिज खोला तो सामने ही वेज बिरयानी रखी थी। मैंने ओवन में रखकर उसे गर्म किया और वहीं किचन के टेबल पर बैठकर खाने लगा। खाना काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था। खाना खाने के बाद मैंने पानी पिया और जाकर लेट गया। अगले दिन जब मैं स्कूल जाने लगा तो वो लड़की मेरे ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहने तैयार थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मेरे पापा कहने लगे, इसका एडमिशन मैंने तुम्हारे स्कूल में करवा दिया है। ये तुम्हारी छोटी बहन है। आज के बाद ये भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे स्कूल जाएगी। मैंने इस बात पर कोई भी तवज्जो नहीं दी, बस तेज़ चाल में चलता हुआ बाहर आया तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं ड्राइवर के साथ अगली वाली सीट पर बैठ गया और दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे से चलती हुई गाड़ी के पास आई और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के फ्रंट शीशे में से उसी को बड़ी नफ़रत से देखे जा रहा था और वो बड़ी डरी हुई थी। रंगत चेहरे की उड़ी हुई थी। शीशे से मेरी और उसकी नज़र मिली तो मेरी आंखों में नफ़रत और गुस्सा देखकर उसने अगले ही लम्हे अपनी नज़रें झुका दी। अभी मैं छोटा था, मजबूर था, अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता था। और क्यों जाता? मेरे बाप का घर था जिस पर मेरा पूरा अधिकार था। अगर मेरे पास पैसा होता या मैं काबिल होता तो मैं घर ज़रूर छोड़कर चला जाता, लेकिन फ़िलहाल मेरी मजबूरी ये थी कि मैं छोटा था, लेकिन जानता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा बाप बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। उस घर में मेरा राज होगा और उस समय मैं उन मासी भांजी को छोड़ूंगा नहीं, उसकी मासी को जो मेरी माँ की जगह ले चुकी है, और ये लड़की मेरा अधिकार मुझसे छीनना चाहती है। खैर, जब हम स्कूल के अंदर एंटर हुए तो मैंने कहा, ए लड़की, बात सुनो। वो वहीं पर खड़ी हो गई। मैं 2 कदम चलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, देखो, ये मत समझना कि वो तुम्हारा घर है। उस घर पर या मेरे बाप पर तुम्हारा अधिकार है। तुम मेरे बाप की कुछ नहीं लगती और न ही मेरी कुछ लगती हो।
इसलिए अपने दिल में कोई भी गलतफहमी मत पालना। तभी वहाँ पर मेरी क्लास टीचर आ गई और उस लड़की यानी रेखा से पूछने लगी, आप दोनों साथ में आए हो? ये आपके क्या लगते हैं? मेरे बोलने से पहले ही रेखा बोल पड़ी कि ये मेरा भाई है। मैं गुस्से से उसे घूरता हुआ अंदर चला गया। मैं क्लास में जब गया तभी मेरी टीचर भी आ गई तो कहने लगी, राज, आपने बताया नहीं कि आपकी कोई बहन भी है? अपने टीचर के मुंह से सुनकर मैं चुप सा हो गया था। मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखने लगे क्योंकि सभी जानते थे कि मैं इकलौता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कोहनी मारकर पूछने लगा, ये बहन कहाँ से पैदा हो गई तुम्हारी? तुम तो इकलौते हो। बचपन से मेरा दोस्त था और मेरे घर के भी पास रहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरा बाप दूसरी शादी कर चुका है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर टीचर मेरे पास आई और कहने लगी, राज, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई सिस्टर है? आप तो हमेशा अपने आप को इकलौता ही बताते हो। फिर मैंने गुस्से से बताया कि इस चैप मदर की भांजी है, मेरी सिस्टर हरगिज़ नहीं है। मेरे गुस्से से भरे लहजे को सुनकर मेरी टीचर शायद समझ चुकी थी। वो कहने लगी, ओके, कूल डाउन, ऐसा भी होता है बेटा। मेरे सर पर हाथ फेरकर उन्होंने मुझे शायद तसल्ली दी थी, लेकिन मेरा दोस्त ये सुनकर मुझे हैरत से देख रहा था क्योंकि मैं हमेशा से दावा करता था कि मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझ पर कभी भी दूसरी माँ नहीं लेकर आएगा। लेकिन 4 महीने नहीं गुजरे थे मेरी माँ को मरे हुए और मेरा बाप दूसरी औरत लेकर आ गया। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई मेरा दोस्त कहने लगा, तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी क्यों कर ली? उसने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा? सौतेली माँ तो अब तुम्हारे घर में राज करेगी, तुम्हें नौकर बना के रखेगी। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी, मेरा सर फट जाएगा। मैं पहले ही टेंशन में था। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे नफ़रत है अपनी सौतेली माँ से। फिर छुट्टी हुई तो मैं घर वापस आ गया। मैं बहुत गुस्से में था। गाड़ी में भी ड्राइवर पर चिल्लाता रहा, कभी कहता गाड़ी तेज़ चलाओ, कभी कहता कैसे चला रहे हो। अपने गुस्से का इजहार मैं जैसे कर सकता था कर रहा था, लेकिन मैं सोच चुका था कि मैं घर पर ना तो उस औरत को हुकूमत करने दूंगा, ना ही अपने हक से पीछे हटूंगा। इसलिए घर आते ही सबसे पहले उसने अपनी भांजी को गले से लगाया था। कहने लगी, पहला दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? वो कहने लगी, मम्मी, बहुत अच्छा गुजरा। मैंने कहा, इससे बाद में बातें कर लीजिएगा, मुझे भूख लगी है, मैं नहाकर फ्रेश होकर आ रहा हूँ, मुझे खाना गरम टेबल पर चाहिए। मैंने सख्त लहजे में कहा था। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। जब नहाकर कमरे से बाहर आया तो टेबल पर खाना लगा हुआ था, लेकिन उस औरत के माथे पर बल थे जिनकी मुझे तो कोई परवाह नहीं थी। मैंने खाना खाया और वैसे ही बर्तन टेबल पर छोड़कर दोबारा अपने कमरे में चला गया। मैं सोच चुका था कि अब उनकी एक नहीं सुनूंगा, लेकिन वो औरत बहुत तेज़ थी। रात को जब मैं कमरे से बाहर आया तो मेरे पापा बड़े गुस्से में थे। मैं जब खाने के टेबल पर बैठा तो कहने लगे, तुमने अपनी माँ के साथ किस लहजे में बात की थी? मैंने कहा, क्या कह दिया मैंने? अब आपको मेरी हर बात बुरी लगने लगी है? और उनकी हर बात सच्ची? मेरा ये कहना था कि मेरे बाप ने मुझे घूर कर देखा था। मैंने कहा, पापा, मैंने उनसे खाना मांगा था, क्या खाना नहीं मांग सकता? इतना भी हक नहीं है मेरा कि उन्हें ये कह सकूं कि मैं स्कूल से थका हारा आया हूँ, मुझे भूख लगी है, ये मुझे खाना दे दें? इसमें क्या बदतमीज़ी है? अपनी बेटी से तो ये बाद में भी बात कर सकती थी। क्यों आंटी, मैंने क्या बदतमीज़ी की आपसे? कौन सी गाली दी है आपको? मैं उस औरत को इस काबिल ही नहीं समझता था कि उसे माँ कहकर पुकारता। वो कहने लगी, नहीं। फिर कहने लगी, हिमांशु, छोड़ो इस बात को, मैंने तो ऐसे ही आपसे जिक्र कर दिया था, बच्चा है, जाने दें। मैंने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे पापा के कान में मेरे ख़िलाफ़ न भरें तो। मुझे आपसे, आपकी ज़िंदगी से, आपकी बेटी से कोई भी मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि आप मुझे समय पर खाना दे दिया करें। यही आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। फिर मेरे बाप के सामने वो मासूम और सच्ची बनने के लिए कहने लगी, बेटा, एहसान की क्या बात है? मैं जैसे रेखा की माँ हूँ, तुम्हारी भी माँ हूँ। तुम मुझे मम्मी कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने एक और पत्ता फेंका था। मैंने कहा, देखें, मैं अभी मानसिक तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मेरा दिल मानेगा तो मैं आपको मम्मी भी कह दूँगा। तो वो कहने लगी, ठीक है, तुम पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया।
ये कहने के बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा था कि जब रेखा कमरे से बाहर आई तो मेरे पापा ने अपने बराबर की कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा और फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगे। पता नहीं ये बात मुझे अंदर से आग लगा गई थी। बाप मेरा था जो मुझसे गुस्से में पूछ रहा था कि मैंने उसकी पत्नी के साथ बदतमीज़ी की और उसकी बेटी के साथ यूँ प्यार कर रहा था जैसे उसकी औलाद हो। मेरे अंदर तो आग लग रही थी। बड़े प्यार से उससे पूछ रहे थे, स्कूल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? दोस्त बने नहीं? बेटा ज़रा चुपचाप न रहा करो, हंसा करो, खेला करो, ये तुम्हारा ही घर है। मेरा बाप उससे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा था, लेकिन वो अभी भी नर्वस सी थी। पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वजह ये थी कि पिछले 14 साल से मैंने अपने बाप और माँ की बहुत ज़्यादा मोहब्बत उनसे वसूली थी। मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी बात आज तक मेरे बाप या मेरी माँ ने रद्द नहीं की थी। और आज मेरी माँ को मरे हुए अभी 4 महीने नहीं हुए थे कि उस औरत के आते ही उसकी बेटी के लिए मेरे बाप के दिल में जगह भी बन गई थी। वो मुझे डांटने लगे थे और उसे प्यार करने लगे। ये तो नाइंसाफ़ी थी। उसके बाद मुश्किल से ही मैंने खाना ख़त्म किया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी दूसरी माँ के साथ साथ रेखा से भी नफ़रत हो गई थी। मैं अब ये करता कि जानबूझकर रेखा से अपने छोटे मोटे काम करवाता था। मैंने अब ड्राइवर से शाम के समय ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी थी। बहुत जल्दी ही मैं ड्राइविंग सीख चुका था। मैट्रिक भी मेरा हो चुका था और फिर मैं कॉलेज जाने लगा था। रेखा अभी स्कूल में ही पढ़ती थी। मुझे गाड़ी चलानी तो आ चुकी थी। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे गाड़ी चाहिए। मेरी बात सुनकर उनका चम्मच रुका था। कहने लगे, इतनी सी उम्र में गाड़ी क्यों चाहिए? मैंने कहा, इतनी सी उम्र कहाँ है पापा, कॉलेज में आ गया हूँ, 17 साल का हो चुका हूँ, अब मुझे ड्राइविंग भी आती है। तो वो कहने लगे, जब ड्राइवर है और जब भी जहाँ तक तुम्हें जाना है तुम ड्राइवर के साथ जाते हो, फिर मोटरसाइकिल भी तुम्हें लेकर दे रखी है। मुझे नहीं लगता कि एक अलग गाड़ी की तुम्हें ज़रूरत है। और पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें गाड़ी दिलाऊं। उसी समय मेरी माँ ने कह दिया कि रेखा के कपड़े लेने बाज़ार जाना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप साथ चलें, वरना मुझे पैसे दे दें। और फिर रेखा के स्कूल में पार्टी भी है, उसके लिए भी कपड़े, जूते और कुछ सामान भी चाहिए। मेरे बाप ने अपनी जेब से वॉलेट निकालकर उसमें से क्रेडिट कार्ड निकालकर उस औरत को पकड़ा दिया और फिर उसे कहने लगे, तुम ड्राइवर के साथ जाकर शॉपिंग करके आ जाना। कहने लगी, कितने की करनी है शॉपिंग, मतलब कितने पैसे खर्च करूं? बड़ी मासूम बनती थी। मेरा बाप कहने लगा, पूरा कार्ड तुम्हारे हाथ में है, इसमें लाखों रुपये हैं, जितने पैसे तुम्हें ठीक लगते हैं तुम शॉपिंग कर लो, मैंने तुम्हारा हाथ कब रोका है? फिर मुझसे कहने लगे, राज तुम ऐसा करो, तुम ऊपर का कोई कमरा ले लो, क्योंकि रेखा को स्टडी रूम चाहिए, इसलिए उसका कमरा बहुत छोटा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे स्टडी रूम बना दूँ और वह तुम्हारे कमरे में ही रह लेगी। फर्नीचर तुम चाहो तो चेंज कर लो, वरना मैं रेखा को नया फर्नीचर लाकर दे दूँगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने गाड़ी मांगी तो उनके पास पैसे नहीं थे, साफ मना कर दिया और उस औरत के मांगने पर तो पूरा क्रेडिट कार्ड उसे पकड़ा दिया। मेरे दिल में और ज़्यादा नफ़रत बढ़ने लगी थी। मैंने कहा, मैं अपना कमरा खाली नहीं करूँगा, मैं बचपन से इसी कमरे में रहता हूँ, तो अब भी उसी कमरे में रहूँगा। ये सुनकर मेरा बाप कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम लड़के हो, ऊपर रह सकते हो, वो छोटी बच्ची है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें नया फर्नीचर लेना है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा ही फर्नीचर ऊपर शिफ्ट करा देता हूँ और रेखा को मैं नया फर्नीचर लाकर दे दूँगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, इन सब खर्चों के लिए तो आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं तो बस मेरे लिए नहीं है। मेरा ये कहना था जब वो मुझ पर दहाड़ कर बोले। कहने लगे, राज बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। मेरे बाप ने खाना छोड़ा और खड़े हो गए, गुस्से से मेरी तरफ लपकने लगे। मैंने भी खाना छोड़ दिया और खड़ा हो गया। सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे बाप से। जल्दी से आंटी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, क्या कर रहे हैं आप हिमांशु? रहने दें, नहीं चाहिए। रेखा को कोई भी चीज़ उसी कमरे में गुजारा कर लेगी, पढ़ भी लेगी वहीं। वो कहने लगे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
कल ही राज का सारा फर्नीचर ऊपर जाएगा और रेखा का उसके कमरे में आएगा। वो उसी के कमरे में सोएगी। मैंने खाना छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। जी चाहा कि सारे कमरे की चीज़ों को तोड़ फोड़ के रख दूँ, तहस नहस कर दूँ। उस रात मैं बहुत रोया था, अपनी माँ को याद करके रोया था। मेरी माँ होती तो मेरा बाप इस तरह से मुझसे बात न करता। उस लड़की के लिए उनके पास सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर मैंने कोई बात नहीं की। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरा सामान ऊपर जा चुका था। वो औरत आज भी मुझसे जीत चुकी थी और उसकी बेटी मेरे कमरे पर कब्ज़ा कर चुकी थी। मैं भी सोच चुका था कि उसको छोड़ूंगा नहीं। जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा, अपने बाप की फैक्ट्री पर मालिक बनकर बैठूंगा, तब उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे बहुत तकलीफ़ दूंगा। ये भी याद करेगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वो मैट्रिक में थी जब ड्राइवर बीमार हो गया और 1 महीने की छुट्टी पर चला गया। इसलिए मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि रेखा को तुम स्कूल छोड़कर आओगे। मैं उस समय बीएससी के फर्स्ट ईयर में था। कॉलेज गाड़ी में जाता था। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। अपने बाप को मैं किसी बात से इनकार नहीं करता था, लेकिन मुझे मौका मिला था इसलिए गंवाना भी नहीं चाहता था। मैं गाड़ी में बैठा था जब रेखा अपना बैग लेकर पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अभी तक वो वैसे ही थी, डरी सहमी हुई सी। गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया था, तो मैं मुस्कुराया। मैंने जानबूझकर एक सुनसान सी गली में गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा गाड़ी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने जानबूझकर गाड़ी की चाबी को हल्का सा घुमाया जिससे कि वो ठीक से स्टार्ट ना हो सके। जैसे स्टार्ट होने लगती मैं चाबी वापस घुमा देता और वो बंद हो जाती। वो कहने लगी मैं तो लेट हो जाऊंगी। मैंने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें रिक्शे में बिठा देता हूँ, चली जाओ, क्योंकि अब गाड़ी नहीं चल रही। तो मैं क्या करूँ, तुम्हें सर पर बिठाकर छोड़ कर आऊँ तुम्हारे स्कूल? मुझे भी कॉलेज जाना था। ऐसा करो बस में चली जाओ। वो कहने लगी मुझे नहीं पता कौन सी बस जाएगी। उसकी तो हवाइयाँ जैसे उड़ के रह गई थी। ये सुनकर कि उसे बस का नहीं पता, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो तो हर चीज़ से अनजान है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो धक्का लगाओ। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। कहने लगी मैं कैसे धक्का लगा सकती हूँ? मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो और गाड़ी को धक्का दो, जैसे दुनिया देती है। अब गाड़ी चलानी तुम्हें तो आती नहीं, जो मैं तुम्हें ड्राइविंग सीट पर बिठा दूँ और ख़ुद धक्का देने लग जाऊँ। और गली भी सुनसान है, यहाँ कोई लड़के भी नहीं हैं जिन्हें मैं कह दूँ चलो उठो धक्का लगाओ। वो गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगी। इतनी सी नाजुक सी जान थी वो, कहाँ गाड़ी को धक्का दे सकती थी। शायद 15 साल की होगी। जैसे ही उसने धक्का लगाने की कोशिश की, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। इससे पहले कि वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए गाड़ी के पास आती, मैंने पिछली सीट से उसका बैग उठाया और बाहर फेंक दिया और तेज़ी से गाड़ी चलाकर अपने कॉलेज चला गया। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वो कैसे स्कूल पहुंचेगी या कैसे वापस घर पहुंचेगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी से उस रेखा नाम की लड़की को दफ़ा करना चाहता था। अच्छा ही हो कि वो गुम हो जाए। उसकी माँ उसके लिए रोए तड़पे, उसे भी एहसास हो कि दूसरों के बच्चे के साथ बुरा सलूक करना क्या होता है। हर समय मेरे खिलाफ मेरे बाप के कान भरती रहती है। मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और कॉलेज चला गया। लेकिन पूरा दिन मुझे उसका ख्याल आता रहा कि उसे तो रास्तों का भी नहीं पता, उसे तो बस का भी नहीं पता। कहीं मेरा बाप मेरी शामत न ले आए। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। जब मैं वापस घर आया तो मेरी माँ गेट तक आई थी। मैंने गाड़ी अंदर पोर्च में लगाई। चौकीदार दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं बाहर निकला तो कहने लगी रेखा कहाँ है? मतलब कि अभी तक वो घर नहीं पहुँची थी। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो उसे स्कूल छोड़कर कॉलेज चला गया था। मुझे लगा कि पापा उसे स्कूल से लेकर आ गए होंगे, क्योंकि मुझे तो कॉलेज में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं वैसे भी 3 बजे वापस आया था। वो बेहद परेशान थी। कहने लगी तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि तुम ही लेकर आओगे। मैंने कहा मैं कैसे ला सकता हूँ, उसकी छुट्टी 1 बजे होती है, मेरी 3 बजे होती है, आप खुद सोचें। खैर मैं थक गया हूँ, खाना लगा दें। कहने लगी मेरी बच्ची कहाँ गई? पहले तुम उसे स्कूल से लेकर आओ। उसका तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। मैंने कहा मैं थक गया हूँ, अब 2 घंटे से वो स्कूल में थोड़े ना होगी, आ जाएगी किसी बस में बैठकर।
तो वो कहने लगी, उसे क्या पता कौन सी बस कहाँ जाती है। मेरे बच्चे ने आज तक कभी बस का सफ़र नहीं किया, उसे तो रास्तों का तक नहीं पता। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे कुछ नहीं पता। वो रोने लगी। उसने अपने आंसू साफ किए और बाहर चली गई। मैं मुस्कुराने लगा कि ढूंढो अब अपनी बच्ची को, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर बाहर किचन में चला गया। मैं जानता था खाना तैयार होगा, क्योंकि आते ही उसकी माँ रेखा को खाना खिलाती थी। मैंने देखा तो खाना तैयार था। मैंने प्लेट में खाना डाला और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद रिक्शा की आवाज़ आई। कुछ ही देर में दीपांती आंटी अंदर आई। कहने लगी, मेरी बच्ची कहाँ है? वहाँ के चौकीदार, प्रिंसिपल सब कह रहे हैं कि आज आपकी बच्ची स्कूल में आई ही नहीं। तुमने उसे कहाँ छोड़ा है, मुझे बताओ। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, मेरे सामने ही वो स्कूल के पास उतरी थी। मैं उसे स्कूल छोड़कर कॉलेज चला गया था। अब वो स्कूल के अंदर नहीं गई और स्कूल के बाहर से किसी और लड़के के साथ इधर उधर कहीं चली गई, तो उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर ना लगाएं। मेरा ये कहना था कि उस औरत ने मेरे मुंह पर खींच के थप्पड़ मारा। मैं तो ये था कि जैसे किसी ने मुझे आग की भट्टी में फेंका हो। कहने लगी, ज़बान संभाल कर बात करो। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में तुमने ऐसे शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाले तो। ये कहकर उसने फ़ोन उठाया और मेरे बाप को फ़ोन कर दिया। कहने लगी, हिमांशु, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है। उसकी नफ़रत की आग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे मैं इसके लिए कितना भी कुछ भी कर लूँ। रेखा स्कूल में नहीं है, पता नहीं उसने मेरी बच्ची को कहाँ मार के फेंका है, कहाँ छोड़ दिया है। आकर पूछो अपने बेटे से। मुझे उस औरत पर इतना गुस्सा आया था कि जी चाहा उसका गला दबा दूं, उसे जान से मार डालूं। क्या समझती थी वो खुद को? मैं तो कहूँ उसकी बेटी कभी मिले ही ना, बुरे लोगों के हाथ में चढ़ जाए। दिल ही दिल में उसे बद्दुआ देता हुआ अपने कमरे में चला गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा बाप उसी समय आ जाएगा और मेरा गिरेबान पकड़ लेगा। मैं अपने कमरे में म्यूज़िक सुन रहा था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़े गुस्से से खोला। मेरे कानों से गुस्से से हैंड फ्री उतार कर फेंके और मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे खड़ा किया। फिर मुझे कहने लगे, कहाँ है रेखा? मैंने कहा, मुझे क्या पता, मैंने स्कूल के बाहर ही। मैं अभी इतना ही बोल पाया था जब एक ज़ोरदार थप्पड़ उन्होंने मेरे मुंह पर मारा और कहने लगे, मैं उसके स्कूल से होकर आ रहा हूँ। फुटेज कैमरे में देखा है, तुम्हारी गाड़ी वहाँ कहीं नहीं खड़ी थी। गेट के पास तुमने उसे छोड़ा ही नहीं, बल्कि वो स्कूल से बाहर भी कहीं खड़ी नज़र नहीं आई। चौकीदार का कहना था कि तुम उसे स्कूल तक लेकर ही नहीं गए। राज, मुझे सच सच बताओ, वो कहाँ है? बताओ कहाँ है वो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद करोगे। तुम्हें मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा। मैंने देखा तो दीपांती आंटी भी पीछे आ चुकी थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मेरा ये कहना था कि मेरे बाप ने फिर से थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मुझे झिंझोड़ के रख दिया। वो कहने लगी, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। मेरे दिल में तो जैसे आग भड़क उठी थी। उस औरत की बेटी तो उन्हें अपनी बच्ची की तरह प्यारी थी, और मैं कौन था जिसके मुंह पर थप्पड़ मार चुके थे। लेकिन मैंने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। मैं नहीं जानता कि मेरा बाप मेरे साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है। मेरे बाप ने तो इंस्पेक्टर को भी बुला लिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पुलिस को बुला लेंगे। मैं अपने बाप को बड़ी हैरानी से देख रहा था। वो इंस्पेक्टर कहने लगा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन जैसा मेरा बाप ज़िद्दी था, मैं भी ज़िद्दी था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बाप कहने लगा, इसे स्टेशन लेकर जाओ और जेल में बंद कर दो। रिमाइंड करो, कुछ भी करो, लेकिन इससे उगलवाओ कि इसने लड़की को कहाँ छुपाया है। जो कुछ मेरे बाप ने मुझे कहा था मेरे दिल पर नोट हो चुका था। मैं सोच चुका था कि अगर वो लड़की मिल गई तो सारी ज़िंदगी उसे तड़पाऊँगा, जिसने मेरे बाप के दिल में मेरे लिए इतनी सख्त नफ़रत पैदा कर दी। उसे अपना सगा बेटा उस लड़की के आगे इतना बुरा लगने लगा कि जेल में बंद करने को भी तैयार है। इंस्पेक्टर मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। मुझे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। फिर कहने लगा कि 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, बता दो लड़की कहाँ है। शराफत से बता दोगे तो अच्छा होगा, वरना तुम्हारे बाप ने कहा है कि इसकी चमड़ी भी उधेड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहने के बाद इंस्पेक्टर हंसने लगा। कहने लगा, सच सच बता, ये तेरा सौतेला बाप है क्या? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बाप पहली बार देखा है। वैसे तो तू भी अनोखा है, कमाल है यार। अपनी बहन को किडनैप करके तुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, वो मेरी बहन नहीं है,
मेरी बात पर वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या मतलब? क्या ये तेरा सगा बाप नहीं है? तुझे अनाथ आश्रम से लेकर आया था? मैंने कहा, नहीं, ये मेरा सगा बाप है। उसकी पत्नी मेरी सगी माँ नहीं है और वो लड़की मेरी सौतेली माँ की भांजी है। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा चल बता, कहाँ छोड़ा है उसे? देख, ये तो मैं समझ चुका हूँ कि या तो तेरी उस लड़की से कोई दुश्मनी है या फिर उसकी माँ से, क्योंकि तू उसे माँ कहने को तैयार नहीं और उस लड़की को बहन कहने को तैयार नहीं। चल जल्दी से बता दे। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और अपने मुंह में दबाते हुए कहने लगा, वरना मेरा क्या है, बहुत दिन हो गए हैं, हाथों में खुजली हो रही है और हमारे हाथों की खुजली तो डंडे मार कर ही ख़त्म होती है। अब तो वैसे भी मुझे पूरा परमिशन लेटर मिला हुआ है। 2 घंटे दे रहा हूँ सोचने के। तुझे शराफत से बताना है या फिर डंडे खाने हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, इसलिए 2 घंटे बाद भी मेरा जवाब यही होगा। मेरी बात सुनकर उस इंस्पेक्टर को शिद्दत से गुस्सा आया था, इसलिए वो अंदर आ गया। कहने लगा, इसका मतलब 2 घंटे में अपना समय बर्बाद ना करूं। मैंने कहा, ठीक है, मत करो बर्बाद। उसने अपने हवलदार को बुलाया, जो कि बाहर ही खड़ा था। कहने लगा, इसकी शर्ट उतारो। बिना शर्ट के कमर पर डंडे मारूंगा तो सारा सच उगल देगा। लेकिन मैं भी ढीठ था, कुछ नहीं कहा। वो हवलदार मेरे पास आने लगा। मैंने कहा, 1 मिनट रुको। इंस्पेक्टर को लगा शायद मैं कुछ बताने के मूड में हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी शर्ट खुद उतार देता हूँ, तुम इसका कष्ट ना करो। ये कहकर मैंने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रख दी और एक गहरा सांस लेकर दीवारों पर अपने हाथ दोनों रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। दिमागी तौर पर मैं अपने आप को डंडे खाने के लिए तैयार कर चुका था, लेकिन दिल में यही दुआ कर रहा था कि वो मर जाए या उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, उस औरत को अपनी बेटी की लाश मिले। इस इंस्पेक्टर ने तो पहले डंडा मेरे कमर पर मारा तो मेरे मुंह से चीख निकली थी। वो हंसने लगा, कहने लगा, अभी तो पहले डंडा पड़ा है, देख बता दे। लेकिन मैंने सब्र कर लिया। उसके बाद उसने कई डंडे मेरी कमर पर मारे, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डंडों की तकलीफ़ से ज़्यादा बाप की बातें याद करके तकलीफ़ हो रही थी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।